नमस्कार दोस्तों। पहाड़ों के देश नेपाल में एक महिला ने न्याय के शिखर पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है सुशीला कार्की की, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, जिनकी जिंदगी साहस, ईमानदारी और परिवर्तन की मिसाल बनी। 73 वर्ष की आयु में आज वही सुशीला कार्की देश में संकट के समय अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यह जनता के उनके प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। आइए एक साधारण गांव से सर्वोच्च न्यायालय तक उनके इस प्रेरणादायक सफर को शुरुआत से सुनते हैं। बचपन और शिक्षा। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को पूर्वी नेपाल के मोरंग जिले के शंकरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी बेटी सुशीला ने बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि और लगन दिखलाई। स्कूल एजुकेशन नेपाल में पूरी करने के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भारत का रुख किया। सुशीला कार्की ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से 1975 में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे नेपाल लौटी और 1978 में काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी की। कानूनी कैरियर की शुरुआत और संघर्ष। हायर एजुकेशन के बाद सुशीला कार्की ने न्यायपालिका में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। 1979 में उन्होंने विराटनगर में एक वकील के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। स्टूडेंट लाइफ के दौरान वे नेपाली कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और 1990 में राजशाही पंचायत प्रणाली के खिलाफ हुए जन आंदोलन में हिस्सा लिया। लोकतंत्र की बहाली के उस संघर्ष में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इस कठिन अनुभव ने उनके इरादों को और भी मजबूत किया। कानून के प्रति जुनून और समाज सेवा के इसी जज्बे के साथ उन्होंने वकालत जारी रखी। अपने निष्पक्ष और निडर रवैये के कारण सुशीला कार्की एक ईमानदार एवं निर्भीक वकील के रूप में पॉपुलर होने लगी। यही प्रतिष्ठा उन्हें आगे लेकर गई और लगातार मेहनत और योग्यता के बल पर 2009 में सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई। न्याय के ऊंचे पद तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ा मुकाम था, जिसने आने वाले समय के लिए आधार तैयार किया। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कुछ ही वर्षों में सुशीला कार्की ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दृढ़ता से ऐसी छाप छोड़ी कि 2016 में उन्हें देश की मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेपाल के न्यायिक इतिहास में ये क्षण अभूतपूर्व था। वे इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला थीं। चीफ जस्टिस के रूप में कार्की अपने कठोर अनुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रुख के लिए जानी गई। न्यायालय के भीतर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून के सामने कोई भी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अनुचित कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुशीला कार्की का लक्ष्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और आम जनता का भरोसा जीतना था, और अपने ईमानदार आचरण से वह इसमें सफल रहीं। ऐतिहासिक फैसले और सुधार। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशीला कार्की का कार्यकाल भले ही लगभग 1 वर्ष का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रहते हुए 2012 में कार्की ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में कठोर निर्णय लिया था। उन्होंने उस समय के मिनिस्टर जया प्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार का दोषी पाकर जेल भेजने का आदेश दिया। नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी पद पर रहते हुए मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हुई थी, जिससे कार्की की निष्पक्षता और व्यापक प्रशंसा हुई। इसी तरह उन्होंने शांति सैन्य मिशन से जुड़े घोटाले से लेकर बड़ी राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं तक कई मामलों में सत्ता के दबाव से ऊपर जाकर निर्णय सुनाए। चुनौतियां और महाअभियोग का सामना। सुशीला कार्की के कड़े रुख और भ्रष्टाचार विरोधी तेज तर्रार फैसलों ने जहां आम जनता का विश्वास जीता, वहीं कुछ शक्तिशाली राजनेताओं को असहज भी कर दिया। नतीजतन 2017 में एक उच्च स्तरीय नियुक्ति को रद्द करने संबंधी उनके फैसले से नाराज होकर तत्कालीन सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव दर्ज कराया। उन पर आरोप लगाया कि वह न्यायपालिका के माध्यम से आवश्यकता से अधिक सक्रियता दिखा रही हैं और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं। एक तरफ सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में थी, तो दूसरी ओर देश भर में इस कदम की कड़ी आलोचना शुरू हो गई। कई जानकारों और आम नागरिकों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और माना कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। सुशीला कार्की के समर्थन में जनता की आवाज़ बुलंद होने लगी और बढ़ते जन दबाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए महाअभियोग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आखिरकार सत्ताधारी दलों को कदम पीछे खींचने पड़े और महाअभियोग का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस पूरे संकट के दौरान सुशीला कार्की ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने धैर्य और गरिमा के साथ स्थितियों का सामना किया, जिससे जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कानूनी प्रावधानों के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूरी करते ही जून 2017 में सुशीला कार्की अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।
विरासत और प्रभाव। मुख्य न्यायाधीश पद से अवकाश लेने के बाद भी सुशीला कार्की देश में न्याय और सत्य की आवाज़ बनी रहीं। न्यायपालिका में अपने दशकों के अनुभव को उन्होंने लेखनी के जरिए साझा किया। 2018 में उनका आत्मकथात्मक संस्मरण न्याय प्रकाशित हुआ और अगले ही वर्ष 2019 में उन्होंने कारा नामक उपन्यास भी लिखा। न्याय पुस्तक में उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। वहीं कारा उपन्यास 1970 के दशक में उनके कैद के अनुभवों से प्रेरित था, जो बता गया कि विचाराधीन कैद भी किसी को मजबूत बना सकती है। इन रचनाओं से कार्की ने अपने आदर्शों को जन साधारण तक पहुंचाया। उनकी ईमानदारी और निष्ठा की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि अवकाश प्राप्ति के बाद भी देश के युवा उन्हें आदर्श मानते रहे। हाल ही में 2025 में जब नेपाल अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से गुजर रहा था, तब जनता की नज़र फिर से सुशीला कार्की पर टिक गई। जनरेशन जी के युवा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया और जनता की मांग पर 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। इस तरह वह नेपाल सरकार की प्राइम मिनिस्टर पद संभालने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। एक न्यायाधीश के रूप में सख्ती और निष्पक्षता दिखाने वाली सुशीला कार्की ने राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका भी देश हित को सर्वोच्च